तो यार नेचर हैज़ ऑलवेज बीन ए ग्रेट हीलर फॉर मी। और लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है ना कि कुछ समझ सा नहीं आ रहा होता है, एक ही जगह स्टक हो रखे हैं, व्हेन आई फील लॉस्ट अनएबल टू फाइंड सम आंसर्स। तो ऐसे टाइम में ट्रैवलिंग हैज़ ऑलवेज गिवन मी क्लैरिटी। मतलब मुझे पता है कहीं ना कहीं आंसर लाइज विद इन मी। आई जस्ट नीड सम टाइम एंड स्पेस टू रिकनेक्ट विथ माई सेल्फ। और मेरे लिए राइडिंग इज़ दैट थिंग वेयर आई फाइंड मोस्ट कनेक्टेड टू माई सेल्फ। तो इस बार भी मैं कुछ सवाल के जवाब ढूंढने पहुंच जाता हूं पोखरा, नेपाल। अब पोखरा इज कॉन्सिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट हिमालयन गेटवेज इन द वर्ल्ड और हिमालयाज में ही लोकेटेड है वन ऑफ द हाईएस्ट हिंदू टेम्पल मुक्तिनाथ। अब हमने डिसाइड करा हम मुस्तांग होते हुए मुक्तिनाथ टेम्पल तक जाएंगे। तो लैंडस्केप के जो ट्रांजिशन मिलने वाले थे, आई वॉज एक्साइटेड फॉर दैट। काफ़ी टाइम से मुस्तांग मेरे बकेट लिस्ट में था, पर ये रोड ट्रिप्स ऐसे अलाइन होंगे मैंने सोचा नहीं था। जब काठमांडू में प्रोटेस्ट हो रखा हो, सीज़न मानसून का हो, जब लैंडस्लाइड का ख़तरा सबसे ज़्यादा होता हो। बट यही सही टाइम था मुस्तांग को विज़िट करने का, क्योंकि काठमांडू में हो रखे प्रोटेस्ट की वजह से पूरा का पूरा मुस्तांग खाली मिलने वाला था। अब सफ़र की शुरुआत पटना से होती है। मेरे साथ कोई और भी था जो जीवन भर का साथ देने के लिए मेरे से वादा किया था। 4 से 5 घंटे के सीनिक ड्राइव के बाद हम नेपाल एंटर करने वाले थे। और जैसे ही हम नेपाल एंटर करते हैं, आसपास के लैंडस्केप धीरे धीरे बदलने लग जाता है। बुशेस, लीव्स, ट्रीज के कलर और भी डार्क होते जा रहे थे, फॉरेस्ट और भी डेंसर होता जा रहा था। और अब साइड बाय साइड रिवर्स ने भी हमें फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, ऐसा फील हो रहा था कंप्लीट लैंडस्केप को कोई रीपेंट करता जा रहा था। लैंडस्केप्स और भी अलाइव होते जा रहे थे। हर थोड़ी देर में कोई ना कोई नया एलिमेंट्स लैंडस्केप में ऐड होता जा रहा था। और इन द फर्स्ट 250 किलोमीटर्स ऑफ माई जर्नी, इट फील्स लाइक मदर नेचर स्लोली अपने बेस्ट वर्जन को हमारे सामने रखती जा रही थी। अब साइड बाय साइड बहते रिवर्स में भी अभी पानी कम था, क्योंकि ये सारे रिवर्स ग्लेशियल वाटर से फीड होते हैं। और मई टू जुलाई वो मंथ्स होता है जब हिमालयन ग्लेशियर सबसे ज़्यादा मेल्ट होती है, और उस टाइम इन सारे रिवर्स का फ्लो सबसे ज़्यादा होता है। अब हमारा पहला स्टॉप होने वाला था भरतपुर। वहाँ से हमें पोखरा का सीनिक ड्राइव करना था। फाइनली इट्स 6:45 और अभी हम लोग फाइनली रूम यहाँ पोखरा पहुँच गए। बट द मेन थिंग इज दैट कि जहाँ 4 बजे पहुँचना था वहाँ हम 6-7 कैसे बज गया। इशू ये हुआ, जो होटल हमने बुक करा था हमें पता ही नहीं था वो नॉन एसी है। जब हम वहाँ पे पहुँचे देन हिज लाइक कि रूम में तो एसी है नहीं, और अभी पोखरा में ऐसे टेम्परेचर्स नहीं है कि आप विदाउट एसी यहाँ सर्वाइव कर सकते हो। दैट्स वाई फिर रूम ढूंढने में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रूम्स नो रूम थे, अच्छी जगहों पे ढूंढते ढूंढते फाइनली 2 घंटे लग गए। काफ़ी हेक्टिक डे था। मिलते हैं कल सुबह। पोखरा पहुंचते ही हमें पता चला अब तक जो डिस्टेंस हमने कवर किया था वो मोस्टली प्लेन्स और पिच रोड्स थे। बट अब जो डिस्टेंस हमें कवर करना था उसमें मोस्टली हमें मिलने वाला था ऑफ रोड। जगह जगह लैंडस्लाइड, मानसून की वजह से मडी रोड्स के साथ साथ एल्टीट्यूड भी हिट करने वाला था। हमारी सफ़र की शुरुआत 200 फीट के हाइट से हुई थी और ओवरनाइट हम 2700 फीट की हाइट पर पहुँच चुके थे। जहाँ हमें जाना था वो लमसम 12,500 फीट की हाइट पर था। अब अचानक इतना हाइट गेन करना बॉडी के लिए सही नहीं होता है। एएमसी हिट करने का डर और भी काफ़ी सारे माउंटेन सिकनेस हो सकते हैं। तो कल का दिन हमने एक्लेमेटाइजेशन के लिए रख लिया, जिसमें हम पोखरा को आसपास एक्सप्लोर करने वाले थे। गुड मॉर्निंग जी फ्रॉम पोखरा। अभी मैं पोखरा वैली के बीचों बीच हूँ और जहाँ पे मैं रुका हूँ यहाँ से स्ट्रीट लेक साइड व्यू है। और पोखरा वैली के जो लेफ्ट साइड में है उधर भी एक माउंटेन है और राइट साइड में भी एक माउंटेन है। लेफ्ट साइड वाले जो माउंटेन है उसको हम लोग पुमदी कोट बोलते हैं और राइट साइड में जो माउंटेन है उसको सहारन कोट बोलते हैं। पुमदी कोट के ऊपर ही आपको लॉर्ड शिवा मिल जाएंगे और वर्ल्ड पीस पकोड़ा, और जो सारंग कोट है वहाँ से आप यहाँ के जो मेजर माउंटेन्स है फॉर एग्जाम्पल अन्नपूर्णा, माचापुचरे और धौलागिरी का पूरा रेंजेस आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। 360 पैनारोमिक व्यू आपको मिलेगा, बट उसके लिए वेदर क्लियर होना चाहिए। द बेस्ट पार्ट अबाउट द प्लेस सारंग कोट का कि वहाँ से आपको जो फेवा लेक है उसका एक
वाइड एंगल व्यू मिलता है, वहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखता है। इस जगह को पोखरा इसलिए बोलते हैं बिकॉज लेक ऑफ सिटी, नेपाली में पोखरा मतलब लेक्स होता है। अभी वेदर तो क्लियर नहीं है, कल भी नहीं था। कल रात में हम भरतपुर से यहाँ पे पोखरा आए। वेदर क्लियर तो नहीं है बट इतना अच्छा है, हर तरफ ग्रीन दिख रहा, बहुत मज़ा आ रहा, बहुत अच्छी जगह है यार। अब सहारनकोट वो जगह है जहाँ से इन ए क्लियर वेदर यू विल गेट ए स्टनिंग व्यूज ऑफ पीक्स ऑफ माचापुचरे एंड अन्नपूर्णा। और इसी वजह से पोखरा को वन ऑफ द मोस्ट सीनिक गेटवेज ऑफ हिमालयज इन द वर्ल्ड कहा जाता है। मगर जब हम इसे देखने पहुंचते हैं द माउंटेन्स वॉज फुल ऑफ क्लाउड। ना हमें माचापुचरे दिखा ना अन्नपूर्णा। फिर मैं वहाँ खड़े खड़े सोच रहा था देयर आर समथिंग दैट कैन नॉट बी कैप्चर्ड, इट हैज़ टू बी फेल्ट। मगर यहाँ से खड़े खड़े जो मैं देख रहा था इट वॉज नॉट लेस देन पैराडाइज। अब टाइम था पुमदीकोट को एक्सप्लोर करने का। जब हम पुमदीकोट को असेंड करना स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले मिलने वाला था वर्ल्ड पीस पैगोडा। तो बात है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की, जब पूरा वर्ल्ड एक कैओटिक सिचुएशन में फंसा हुआ था और इसी टाइम पे यूएसए ने जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप करा था। इसमें हुए मास डिस्ट्रक्शन के बाद जापान स्टार्टेड प्रमोटिंग पीस बाय कंस्ट्रक्टिंग दिस पीस पैगोडाज अराउंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड वाइड इसके नंबर 80 से भी ज़्यादा हैं, जिसमें से एक पोखरा में भी है, जहां एक तरफ ग्लोबल ऑर्डर्स वॉर में उलझी हुई है, जैसे रशिया यूक्रेन, इजराइल गाजा, इंडिया पाकिस्तान। वहीं नेपाल जैसे छोटी कंट्री में भी आके आपको फील होगा पीस इज नॉट ए ड्रीम, इट्स अ चॉइस। यहाँ से कुछ किलोमीटर्स आगे बढ़ते ही आपको मिलता है वन ऑफ द हाईएस्ट शिवा टेम्पल ऑफ नेपाल। एक टाइम पोखरा इंडो तिब्बतन ट्रेड रूट का पार्ट हुआ करता था और इसी टाइम पे ट्रेडर्स कई रात विदाउट प्रॉपर सप्लाईज एंड सिक्योरिटी के गुजारा करते थे। हिंदुइज्म में लॉर्ड शिवा को एज ए डिवाइन प्रोटेक्टर माना जाता है और इसी वजह से ट्रेडर्स ने यहाँ पे स्टैब्लिश करा गुप्तेश्वर महादेव की मंदिर, जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड थी। बट आज के डेट में द ओल्डेस्ट रूट्स वेर नॉट बीइंग यूज्ड एनीमोर और इसी वजह से पोखरा को चाहिए था एक न्यू शिवा टेम्पल। बट जैसे ही हम यहाँ आते हैं मौसम बिगड़ने लगता है और बारिश बहुत तेज हो जाता है। ऐसा लगने लगता है जिस लैंडस्केप को देखने हम यहाँ आए थे उसे शायद अब नहीं देख पाएंगे। मगर 2 घंटे के इंतजार के बाद जब मौसम खुला तो सम ऑफ द अमेजिंग लैंडस्केप्स ऑफ पोखरा को मैं अपनी आंखों से देख रहा था। जहाँ तक नज़र जा पा रही थी ग्रीन्स के अलग अलग शेड्स दिख रहे थे। एक्लेमेटाइजेशन डे ख़त्म करने से पहले मैं एक आखिरी बार फेवा लेक को देखना चाहता था, इसे फील करना चाहता था। लेक के ठीक सेंटर में एक बड़े ताल की मंदिर है जो हिंदू गॉडेस माँ दुर्गा को डेडिकेटेड है। तो स्वागत है आप सबका फेवा लेक में। अभी जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये ऑलमोस्ट 6 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ से आप माचापुचरे अन्नपूर्णा रेंजेस है पूरा कंप्लीट आप देख सकते हो बोट में बैठ के। आज वेदर अच्छा नहीं होने के कारण कुछ भी दिख नहीं रहा है बट इन ए क्लियर वेदर बहुत अच्छा व्यू आता है। सेंटर ऑफ द लेक में एक मंदिर है ताल बराई करके जो माँ दुर्गा का इनकारनेशन है और वहाँ पे भी आप पूजा करने के लिए बोट रिजर्व करके जा सकते हो। काफी खूबसूरत है, डेप्थ जो आप लेक का बोल सकते हो 80 फीट के अराउंड है और बहुत खूबसूरत पूरा कंप्लीट 360 व्यू मिलता है आपको यहाँ से, सिटी का भी, अन्नपूर्णा रेंजेस का, माचापुचरे रेंजेस का, सब बहुत प्यारा दिखता है। तो काफी खूबसूरत है लेक। अब बीइंग एट द प्लेस इन द टाइम ऑफ नवरात्रि मेक्स द होल सिचुएशन स्पेशल। मंदिर घूमने और नेपाली कल्चर ऑफ नवरात्रि को समझने का भी एक मौका मिला, जिसमें लोग एक दूसरे को तिलक लगाते हैं और नेचर के फॉर्म में राइस प्लांट को धारण करते हैं। यहाँ लेक साइड खड़े खड़े मैं पैरासूट्स को लैंड होते देख रहा था एंड इट फील्स लाइक परफेक्ट पोस्टकार्ड पिक्चर। और तभी मुझे इस लेक का दूसरा साइड भी दिखता है। जो लेक हम जैसे टूरिस्ट के लिए मज़े की जगह थी वही लेक कुछ लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी थी। और यहाँ खड़े खड़े मैं सोच रहा था सम लव स्टोरीज डोंट नीड पीपल एंड सम ब्यूटी डजंट नीड्स टू बी फ्रेम्ड बाय द आइज ऑफ वर्ल्ड। यहाँ पे मैं एक परफेक्ट एक्सचेंज ऑफ लव को देख रहा था, जहाँ पे द लेक लविंग द फिशरमैन बाय गिविंग देम लाइफ
and fishermen loving the lake by treating it with respect. And these silent understanding is something that stays within you long after you leave. तो गुड मॉर्निंग जी फ्रॉम पोखरा। और अभी 2 दिन से हम लोग यहाँ पे थे। नाउ इट्स टाइम टू लीव। आज इधर हम लोग तातोपानी रोकेंगे या फिर जेमसन तक जाने का ट्राई करेंगे, डिपेंड्स ऑन द रोड कंडीशन, जैसा भी होगा। सो लेट्स लीव, सी यू एट जेमसन और इधर तातोपानी। आज हमें पोखरा से तातोपानी होते हुए मारफा निकलना था, जिसमें आज हमें मैक्सिमम एल्टीट्यूड गेन करना था 2700 फीट की हाइट से 9000 फीट। अब तक जो डिस्टेंस हमने कवर किया था वो इजी टू मॉडरेट थे, मगर अब जो डिस्टेंस हमें कवर करना था उसमें स्टार्ट होने वाला था ऑफ रोडिंग। पोखरा से निकलते ही लैंडस्केप इतना खूबसूरत लगने लगा था, हर तरफ राइस प्लांटेशन हो रखा था। अब कोई और भी था जो हमें ज्वाइन करने वाला था, वाटरफॉल्स। तो गुड मॉर्निंग जी फ्रॉम कालोपानी। अभी आप मेरे पीछे वाटरफॉल देख सकते हो, बहुत ही ऊंचा है, सिंगल फ्रेम में तो कवर भी नहीं हो रहा, इतना ऊंचे से पानी गिर रहा है। और जो यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड टाइप का बना हुआ है और इसमें बाउंस बैक करके पूरा पानी एटमॉस्फेयर में उड़ रहा है। हर एक तरफ फील हो रहा है मेरे को कि पानी मेरे हर जगह आ रहा है। आप देख पा रहे हैं या नहीं पता नहीं, बट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत। और वहाँ से गिर के फिर इधर से जाके आगे काली गंडकी रिवर में ये मिल जा रहा है। ये जो आप मुस्तांग तक जाएंगे उसके रास्ते में कई सारे ऐसे इससे भी बड़े बड़े वाटरफॉल्स आपको हर एक थोड़े थोड़े मतलब आधे घंटे के स्पैन पे मिलेगा। और इसे ज्वाइन करते ही जो लैंडस्केप अधूरे लग रहे थे वो कंप्लीट से लगने लग गए थे। पोखरा से तातोपानी के रास्ते में हिट करता है एल्टीट्यूड, और हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से अब हम स्नो कैप्ड माउंटेन जोन में एंटर करने लग गए थे। इसी वजह से हर 5 से 10 मिनट में आपको वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं, जो स्नो कैप्ड माउंटेन से मेल्ट होके वाटरफॉल्स के फॉर्म में नीचे आ रहे थे। अब एल्टीट्यूड ने ऐसा हिट करा, हर 25 से 30 मिनट में ओवर हीटिंग की वजह से बाइक से स्मेल आने लग जा रही थी, मगर नज़ारे इतने कंप्लीट थे कि बाइक को कूल करने के लिए भी रोकना हमारे लिए एक नेचर से कनेक्ट करने का परफेक्ट जरिया बन चुका था। अभी हम लोग कालोपानी के हाफ वे में हैं। मेरे पीछे का लैंडस्केप आप देख सकते हो, इतना ब्यूटीफुल है कि ना चाहते हुए भी हम लोग, इतना सीनिक रास्ता है कि हर जगह हम लोग को रुकते रुकते जाना पड़ रहा है। मतलब चारों साइड इतना खूबसूरत नज़ारा है, नीचे नदी, पीछे छोटे छोटे घर, इतना सुंदर नज़ारा। अब ऐसे टाइम में नेपाल आना किसी मिरेकल से कम नहीं था, जहां हर फ्रेम कंप्लीट लग रहा हो। वहीं दूसरी तरफ काठमांडू में हुए प्रोटेस्ट की वजह से पूरा का पूरा लैंडस्केप खाली दिख रहा था, जो हमारे लिए सुनहरा मौका था नेचर से कनेक्ट करने का। तातोपानी, जहां नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स है, इमेजिन इतनी ठंडी में भी नेचुरल हॉट वाटर। हाईवे से होते हुए हम तातोपानी पहुंचे। तो अभी जो आप मेरे पीछे विलेज देख रहे हो, ये पूरा विलेज का नाम तातोपानी है। तो इस जगह को तातोपानी इसलिए बोलते हैं क्योंकि नेपाली में तातो का मतलब होता है गर्म, और ये जो विलेज है यहाँ पे 2-3 ऐसे छोटे छोटे वो हॉट स्प्रिंग्स है जहाँ से गर्म पानी आता है, इसलिए इस जगह को तातोपानी बोला जाता है, जिसका मतलब होता है हिंदी में गर्म पानी। ये जो देख रहे हो, ये यहाँ पे ऐसे ढेर सारे सस्पेंशन ब्रिज आपको मिल जाएंगे, जो आगे मेन रोड रहते हैं उससे जो भी उस पार के विलेजेस हैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन और बाकी के जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उसको ट्रांसफ़र करने के लिए ऐसे ही छोटे छोटे सस्पेंशन ब्रिज यूज किए जाते हैं। और मैं अभी इस पे देखूँ तो ये प्रॉपर हिल रहा है। इसकी चौड़ाई कुछ 2 से 3 फीट की होगी। इधर से नेट लगा हुआ है और इधर से भी नेट लगा हुआ है, और बीच में जस्ट नीचे रिवर है। वहाँ से लैंडस्केप बदलना शुरू हो गया था। अब लस ग्रीन हिल्स के साथ साथ ब्राउन और रेड कलर्स भी दिखना शुरू हो गया था, जिसका मतलब था हम हिमालयाज़ के उस टफ टेरेन में एंटर करने लग गए थे, जहाँ से ट्री लाइन्स पीछे छूटने लग गई थी और एरिड लैंडस्केप स्टार्ट होने वाला था।
तातो पानी से 20 किलोमीटर आगे बढ़ते ही आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड का डीपेस्ट गॉर्ज, द काली गंडकी गॉर्ज, जहां एक तरफ अन्नपूर्णा वहीं दूसरी तरफ धौलागिरी देखने को मिलती है और बीच से काली रिवर अपने फ्लो को कंटिन्यू करती है। तो अभी हम लोग जहाँ पे खड़ा है ये वर्ल्ड का डीपेस्ट गॉर्ज है, जो पीछे रिवर बेसिन आप देख रहे हो जिसको काली गंडकी रिवर बेसिन बोलते हैं। और हमारे लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हो माउंटेन रेंजेस, ये अन्नपूर्णा है और जो राइट साइड में वो धौलागिरी है। और इन दोनों के बीच में कट करते हुए जो काली गंडकी रिवर है वो उसने फॉर्म करा है वर्ल्ड का डीपेस्ट गॉर्ज। गॉर्ज का मतलब होता है कि जो दो पहाड़ के बीच में रिवर कट करके रास्ता बनाती है उसको बोलते हैं। हर एक तरफ से ग्लेशियल वाटर मेल्ट होकर धीरे धीरे नीचे आ रही है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ इतना पिक्चर परफेक्ट नज़ारा था, यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा था। मुझे लैंडस्केप्स का ज्योग्राफी जानने में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। तो बात है लाखों साल पहले की, जब इंडियन प्लेट्यू का तिब्बतन प्लेट्यू से कोलिजन हुआ, तब बर्थ हुआ हिमालयाज़ का। और आज भी ये माउंटेन्स कुछ इंचेस से पर ईयर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जब हिमालयाज़ उठ रहे थे तब काली रिवर ने अपने फ्लो को नहीं रोका, उसने पहाड़ों के बीच से अपने लिए रास्ता बनाया और फिर बना वर्ल्ड का डीपेस्ट गॉर्ज, द काली गंडकी गॉर्ज। और यहाँ पे आप हिमालयस और काली रिवर के बीच में परफेक्ट कंपटीशन देख सकते हो, जहाँ पे हिमालयस अपलिफ्ट होती जा रही थी, वहीं काली रिवर पत्थर को काट के अपने लिए रास्ते बनाते जा रही थी। और इसे देख के मैं ये तो कह सकता हूँ कि सक्सेस का कोई एक डेफिनेशन नहीं हो सकता है। यहाँ पे दोनों अपने अपने फॉर्म्स में सक्सेसफुल थे। हिमालयस ने अपलिफ्ट होकर अपने आप को सक्सेसफुल दिखाया, वहीं काली रिवर अपने लिए रास्ते बना के अपने आप को सक्सेसफुल दिखाया। हेलो एवरीवन, क्लोज टू अभी दिन के 12 बज रहे हैं और अभी हम लोग मारफा के लिए निकल रहे हैं यहाँ से। अगला स्टॉप हमारा मारफा होने वाला है एंड देन फिर जमसन, देन फिर मुक्तिनाथ। अभी निकलते हैं यहाँ से मारफा के लिए। समय हो चुका था मारफा की ओर बढ़ने का, द एप्पल कैपिटल ऑफ नेपाल।